पाकिस्तान को जो सूचना विदेश मंत्री ने लीक की, उसके कारण हमारे विमान को तो नुकसान नहीं हुआ, उसके कारण आतंकी तो बच नहीं कि विमान गिरा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, यानी गिरा हुआ हो सकता है, वो मान भी रहे हैं, लेकिन क्यों गिरा है ये प्रश्न उठा रहे हैं। यानी ये हमारे लिए आत्मनिरीक्षण का विषय है। अगर हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप इस पर पर्दादारी करना चाहता है, वो उसको कूटनीतिक दायरे में लाना चाहता है, तो सेना के अफसर उसका उल्लंघन भी नहीं करेंगे। पाकिस्तान की ये औकात नहीं है कि वो हमारे विमान को टच भी कर सके। जरूर इसके पीछे चाइना का हाथ रहा होगा, ये गंभीर बात है। तो इस गंभीर बात को बोलने के लिए साहस भी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी में क्या ये साहस है जो कभी जुबान पर चीन का नाम नहीं लाते? झूठा वादा, झूठा साइन करने का मतलब ही होता है अंदर खाने गड़बड़। कोई क्यों झूठा वादा करेगा, कोई क्यों ऐसा एमओयू साइन करेगा जो टाइम पर हो ही नहीं, तो पूरा हो ही नहीं। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी घपलों की ओर वो वायुसेना प्रमुख इशारा कर रहे हैं। बोलते हिंदुस्तान के तमाम दर्शकों का स्वागत है। भारत के सीडीएस अनिल चौहान, वो सिंगापुर में है। डायलॉग एक प्रोग्राम है, वहां पर है शंग्रीला डायलॉग, उस पर बातचीत करने के लिए। वहां पर उन्होंने एक ब्लूमबर्ग टीवी से, इंटरनेशनल मीडिया है, वहां इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसी बातें कही जो हर एक को हैरान भी कर रही है, चौंका भी रही है कि जिन तथ्यों की जानकारी भारत के लोगों को, भारत की मीडिया को सबसे पहले होनी चाहिए, उसकी जानकारी ब्लूमबर्ग को पहले हो रही है। और ब्लूमबर्ग के हवाले से हमें पता चल रहा है कि ऐसी ऐसी चीजें, ये किस तरह से एक तरह से भारतीय नागरिकों के ऊपर अविश्वास दर्शाता है, या भारतीय मीडिया के ऊपर अविश्वास है। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां पर उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि हमारा 15% समय फेक जो खबरें हमारे लिए आ रही थी उसको काउंटर करने में जा रहा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू वहां पर वो बोले। सुब्रमण्यम स्वामी भी कुछ बोले थे 2 दिन पहले। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार है, उनके साथ हम चर्चा करेंगे। प्रेम कुमार जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। प्रेम कुमार जी, सीडीएस के बारे में मैंने बताया शुरुआत में। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक पॉडकास्ट पे कहा था कि भाई 5 विमान पाकिस्तान ने हमारे गिराए। ये सुब्रमण्यम स्वामी का जब बयान आया, बीजेपी की तरफ से एकदम शांति थी, कोई बयान का काउंटर नहीं था। किसी ने उन्हें देशद्रोही नहीं कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि एफआईआर कराएंगे, किसी ने ये नहीं कहा कि आप सेना का अपमान कर रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि आप देश पे सवाल उठा रहे हैं, आप सेना पे सवाल उठा रहे हैं। वहां एकदम साइलेंट मोड पे थे। अब 2 दिन के बाद सीडीएस का ये बयान क्या दर्शा रहा? शुक्रिया मिर्जा साहब। देखिए, ये बात तो निश्चित रूप से कि कोई बात किसके मुंह से निकलती है उसी के हिसाब से वो महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण, इस दृष्टिकोण से या उस दृष्टिकोण से होती है। सुब्रमण्यम स्वामी बोल दे 5 विमान मार गिराया गया तो कोई हरकत नहीं होती, लोग मान बैठते कि ये तो बीजेपी के असंतुष्ट नेता हैं, बीजेपी मान बैठती कि इसको तो जवाब ही नहीं देना, बोलने दीजिए जो भी बोलना है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी भी आधे अधूरे बात बोलते। अगर वो 5 विमान के मार गिराए जाने की बात बोलते हैं तो कुछ इससे आगे भी तो बोलिए। कहाँ मार गिराए गए, कहाँ वो पायलट जीवित हैं कि नहीं है, वो अस्पताल में है कि अस्पताल से बाहर है, कौन सी सूचना है जिसके आधार पर आप बोल रहे हैं। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि सुब्रमण्यम स्वामी को अक्षरशः मान लिया जाए, लेकिन जो सीक्वेंस होती है घटनाओं की, उसमें सुब्रमण्यम स्वामी का इंपॉर्टेंस बन आता है। सीक्वेंस ये है कि शुरू से पाकिस्तान का दावा रहा कि हमने राफेल मार गिराए, उन्होंने 5 या 6 विमान मार गिराने, उसमें भी 2 या 3 राफेल मार गिराने का दावा किया। वो फ्रांस की रिपोर्ट, फ्रांस के फ्रांसीसी अधिकारियों के हवाले से अमेरिकी मीडिया में छपी थी, CNN में छपी थी कि विमान मार गिराए गए। लेकिन भारत की ओर से या भारतीय सेना की ओर से इसका कोई न तो स्पष्ट खंडन आया, न तो इसकी स्वीकारोक्ति हुई। मगर हम लोग अगर याद करें तो सेना की ब्रीफिंग में ही हमारे पत्रकारों ने पूछा था कि इन आरोपों पर आपका क्या कहना है। तो जो जवाब था, ऑफिशियल जवाब यह था कि युद्ध में नुकसान होते हैं, अभी हमारा गोल कुछ और है,
मैं एग्जैक्टली नहीं याद करता, लेकिन याद आ रहा है, लेकिन नुकसान होते हैं ऐसा उन्होंने कहा था। अब उसी बात को थोड़ा परिष्कृत ढंग से सीडीएस ने कहा है, सिंगापुर में ब्लूमबर्ग को कहा है। उन्होंने कहा है कि जो नुकसान हुआ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, नुकसान क्यों हुआ है ये महत्वपूर्ण है। तो जाहिर है कि उनका इरादा इस बात को मानते हुए कि नुकसान हुआ है या हो सकता है, हम मानते हैं, लेकिन हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महत्वपूर्ण कि नुकसान क्यों हुआ है। यानी वो कारण को जानना चाहते हैं कि कोई तकनीकी कारण था कि हमारे विमान के। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि हमारे सीडीएस जो कह रहे हैं, विदेश की धरती पर कह रहे हैं, विदेशी पत्रकार के पूछने से कह रहे हैं, उसमें उनकी मंशा ये पूछने की और बताने की है कि विमान गिरा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, यानी गिरा हुआ हो सकता है, वो मान भी रहे हैं, लेकिन क्यों गिरा है ये प्रश्न उठा रहे हैं। यानी ये हमारे लिए आत्मनिरीक्षण का विषय है कि वो विमान में तकनीकी खराबी के कारण हुआ, कि पाकिस्तान के हाथों या दुश्मन देश के हाथों वो विमान गिरा, या कि हमारे पायलट सक्षम नहीं थे, या कि कोई और बात हो गई। तो ये हमारे लिए सीखने का भी अवसर हो सकता है। ये पॉजिटिवली देखें तो सीडीएस का बयान विशुद्ध रूप से एक सेना के पेशेवर सेना के अफसर का बयान जैसा होता है वो है। हमारी सेना, हमारे सैनिक अफसर झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं डेयरली बोल रहे हैं, हिम्मत के साथ बोल रहे हैं, नेताओं की तरह झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन हाँ, एक पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है उसमें सेना के अफसर को भी पता है कि हम कितनी दूर तक बोल सकते हैं जो हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप बर्दाश्त कर सकेगा। अगर हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप इस पर पर्दादारी करना चाहता है, वो उसको कूटनीतिक दायरे में लाना चाहता है, तो सेना के अफसर उसका उल्लंघन भी नहीं करेंगे, और मुझे लगता है करना भी नहीं चाहिए। तो हमें विश्लेषण करते ये देखना पड़ेगा कि ये मांग भी जो उठ रही है कि बताओ कितने राफेल गिरे या कितने मारे गए, तो क्या वास्तव में इस रूप में उठा रहे हैं? हमें नहीं लगता कि विपक्ष ये पूछ रहा है कि बताओ विमान कितने गिरे और राफेल कितने गिराए गए, बल्कि राहुल गांधी के ट्वीट को याद करें तो हमें लगता है उन्होंने पूछा था कि पाकिस्तान को जो सूचना विदेश मंत्री ने लीक की उसके कारण हमारे विमान को तो नुकसान नहीं हुआ, उसके कारण आतंकी तो बच नहीं निकले, उसके कारण हमें पाकिस्तान को ज्यादा तैयारी का मौका मिल गया और इस वजह से हमारी ओर को नुकसान तो नहीं हुआ। ये ओवरऑल भावना उनके प्रश्न की ये थी, लेकिन इसको इल्जाम के रूप में जवाबी तौर पर ये किया गया कि राहुल गांधी पूछ रहे कि कितना विमान गिरा, मानो उनको मजा आता हो कि राफेल गिर गया तो बहुत मजे की बात हो। ये अंदरूनी पॉलिटिक्स है हिंदुस्तान में। हमें नहीं लगता कि देश के किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी व्यक्ति को राफेल गिरने या किसी विमान गिरने की सूचना इसलिए चाहिए कि उनको मजा आ रहा हो, ऐसा नहीं, लेकिन पेश ऐसे ही किया जा रहा है। अब नुकसान पाकिस्तान का हुआ, और नुकसान अगर हमारा हुआ जैसा कि सीडीएस के बयान से संकेत मिलता है, तो मेरे हिसाब से जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पाकिस्तान को चाइना का समर्थन मिल रहा था। पाकिस्तान की ये औकात नहीं है कि वो हमारे विमान को टच भी कर सके, जरूर इसके पीछे चाइना का हाथ रहा होगा। ये गंभीर बात है, तो इस गंभीर बात को बोलने के लिए साहस भी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी में क्या ये साहस है जो कभी जुबान पर चीन का नाम नहीं लाते, जो बोलते कि चीन न घर में घुसा है न घुसा हुआ है, तब जबकि पूरा देश और दुनिया जानती है कि गलवान में क्या हुआ, हमारे जवानों ने शहादत दी, इसीलिए ना कि कोई घुसा हुआ था, नहीं तो शहादत क्यों देती। तो ऐसी परिस्थिति में चाइना का नाम आने से बोलने में क्या दिक्कत हो जाएगी, ये भी क्या कूटनीति है या इसके पीछे कोई और नीति है, ये समझ से परे है। कुल मिलाकर के विमान गिरने वाली जो घटना है उसका एक अलग आयाम है, उसका एक अलग मतलब है। एक तो जो लोग झूठे दावे करते हैं उनको, उनके लिए भी ये सबक है, झूठे दावे मत कीजिए कि इस्लामाबाद जीत लिया, कि कराची तबाह कर दी। इस तरह के झूठे दावे करने वालों के लिए भी ये है कि इस तरह की फालतू बातें करेंगे तो लोग पूछेंगे,
ये भी है। लेकिन हमारे हिसाब से सेना ने उचित जवाब दिया है, उचित तरीके से जवाब दिया और परिस्थिति के अनुरूप जवाब दिया, बैलेंसिंग जवाब दिया है। जी प्रेम कुमार जी, क्या ये जब ये कहा जाता है कि किस वजह से ये नुकसान हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तब हम किसी टेक्निकल एस्पेक्ट की तरफ इशारा करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में वायुसेना प्रमुख ने ये कहा था कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें डिले बहुत होती है। उन्होंने वहां पर एक सवाल उठाया था कि जो ये प्रोजेक्ट्स हैं, जो सेना से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें डिले बहुत होती है। क्या इन दोनों चीजों को अगर हम कनेक्ट करने की कोशिश करें, या किया जा सकता है कि जो चीजें, जो सहूलियत, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्रोजेक्ट्स जुड़े होते हैं सेना के साथ, उसमें थोड़ी और मजबूती और थोड़ी तत्परता की और ज्यादा जरूरत है, और ज्यादा फोकसिंग की जरूरत है, कि ताकि इस तरह की डिले भी ना हो, इस तरह की टेक्निकल ग्लिच भी ना हो। देखिए, वायुसेना के प्रमुख ने जो बात कही, उन्होंने जितनी बात कही है उससे ज्यादा छिपी हुई बात की ओर इशारा किया है, जो वो उस पद पर रहते हुए, अफसर रहते हुए वो नहीं बोल सकते। कोई भी बिना सबूत के भी नहीं बोल सकता है। हमारे देश में प्रोक्योरमेंट के मामले में जब ए.के. एंटनी थे रक्षा मंत्री, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भी सवाल उठते थे कि डिले टैक्टिस अपनाया जाता है। हमारे देश में रक्षा सौदों में हमेशा कभी दलाली, कभी भ्रष्टाचार के मामले आते रहे, कोई भी रेजिम रहा हो। कफन घोटाला भी वाजपेयी जी के समय में हुआ, और उससे पहले बोफोर्स घोटाला भी राजीव जी के समय में हुआ, जिसकी बहुत धूम रही, चर्चा रही। और उसी तरीके से राफेल पर भी जब बात हुई, तो राफेल की कीमत जब 3 गुना ज्यादा हो गई, कंडीशंस एकदम लोचदार कर दिए गए, फ्लेक्सिबल कर दिए गए, जो फ्रांस की निर्माता कंपनियों के हक में थे। इसके अलावा उसको मेड इन इंडिया का रूप देते हुए भारतीय उद्योगपतियों को, जिसको कोई अनुभव नहीं हथियार बनाने का, उसको टेका दिलाने का प्रयास होने लगा। तो उसकी शर्तों को देखते हुए लगता है कि पहले जो डील हो रही थी और बाद में जो डील हुई, तो उन शर्तों में काफी लोचदार चीजें हुई। तो ये बिना किसी संदिग्ध ग्रे एरिया के पैदा हुए नहीं हो सकती थी। तो उन चीजों को याद भी दिलाना, एक अब बोल तो नहीं सकते भारतीय वायुसेना के प्रमुख, लोग डिले पर बोल रहे हैं कि भाई जो बात आपको साइन करते हुए, एमओयू साइन करते हुए पता होती है कि टाइम पर डिलीवरी नहीं होगी, तो झूठा वादा, झूठा साइन क्यों करते हो, ये वो कह रहे हैं। लेकिन झूठा वादा, झूठा साइन करने का मतलब ही होता है अंदर खाने गड़बड़। कोई क्यों झूठा वादा करेगा, कोई क्यों ऐसा एमओयू साइन करेगा जो टाइम पर हो ही नहीं, तो पूरा हो ही नहीं। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी घपलों की ओर वो वायुसेना प्रमुख इशारा कर रहे हैं। बोल नहीं सकते, लेकिन ये बात अपने आप में खुली हुई है कि ये छोटी मोटी बात नहीं है। पूरा हमारा प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो है वो सवालों के घेरे में है। अब ये सवाल आज उठाए जाने चाहिए या कुछ समय बाद उठाए जाने चाहिए, उठेंगे तो जरूर। वायुसेना प्रमुख ने एक इशारा जरूर किया। साथ ही प्रेम कुमार जी, जिस तरह से सीडीएस पे एक चीज और कही कि हमारा 15% समय तो वो जो फेक नैरेटिव चला आ रहा था, फेक खबरें आ रही थी, उसको काउंटर करने में चला गया। तो क्या ये भारतीय मीडिया पे सवाल था, जो इस्लामाबाद, कभी रावलपिंडी और हर जगह कब्जा करवा दिया था, सुबह होते होते पता चला कि सीज फायर हो गया? तो ये क्या भारतीय मीडिया को एक सबक भी है कि हमारी सेना से जुड़े हुए हायर रैंक के ऑफिसर्स जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के साथ बेबाक होकर बातचीत कर रहे हैं, खुले तौर पे इंटरव्यू दे रहे हैं और चीजें निकल के आ रही, वो जैसा चाहे सवाल पूछ रहे हैं, और भारतीय मीडिया एक सवाल भी नहीं कर पा रहा, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि उसका पूरा नैरेटिव 4-5 दिन में झूठ पर आधारित था, और ये भारतीय सेना को समझ में आ गया है। तो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट इसमें सोच है कि जी। जो भी भारतीय मीडिया से भ्रामक और झूठी तथ्यों वाली खबरें देखने को मिली, उस खबर की दिशा भी सेना के अगेंस्ट में नहीं थी या देश के अगेंस्ट में नहीं थी। झूठ बोलना अपने आप में देश और समाज के अगेंस्ट में होता है, लेकिन उसका टेम्परामेंट ये नहीं था कि भारत को नुकसान पहुंचाए। चाहे वो इस्लामाबाद जीत लेने की खबर हो, चाहे कराची जीत लेने की खबर हो, तबाह करने की खबर हो, चाहे लाहौर तबाह करने की खबर हो, चाहे भारतीय सेना के
पाकिस्तान में घुस जाने के झूठे दावे हो। ये दावे झूठे जरूर थे, लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं थे कि भारत को नुकसान पहुंचाने वाले थे। मतलब युद्ध के माहौल में हम कहें, ठीक, दूरदृष्टि से देखें तो नुकसान होते हैं, झूठी बातों का नुकसान होता है, वो नुकसान की बात हम छोड़ दें तो तात्कालिक मकसद भारत को या भारतीय सेना को नुकसान पहुंचाना नहीं था। और इस पूरे दौर में जो एक्शन भी हुआ है वो सरकार ने वैसे यूट्यूबर्स पर एक्शन लिए जो पाकिस्तानी वो मान रही थी। इसमें जरूर बात है, हम लोग सवाल भी उठाते कि इसमें जेन्युइन पत्रकारों को भी पीस दिया गया या बदले की भावना से भी काम किया गया, ये सब कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ट्विटर पर को रोका गया। हम जानते हैं कि खुद हमारे यहाँ जो न्यूट्रल किस्म के चेक करने वाले लोग हैं, ऑल्ट न्यूज हुए या वो आपको नाम में बोल रहा हूँ, जो लगातार फैक्ट चेक दिखाते हैं, तो इन लोगों ने जो फैक्ट चेक रखा था उसमें यह था कि भारतीय नाम से, भारत की सेना के नाम से पाकिस्तानी ट्विटर हैंडलर यहाँ इस्तेमाल कर रहे थे, तो जाहिर बात है वो तो भारत के खिलाफ वाला ही तथ्य दिखा रहे होंगे। तो सेना को कई मोर्चों पर काम करना पड़ रहा था। एक तो झूठ को वो मान भी नहीं सकते हैं, चाहे भारत की मीडिया दिखाए या कोई दिखाए, और दूसरा जो पाकिस्तान की ओर से दूसरे किस्म का झूठ फैलाया जा रहा था कि उन्होंने ही बहादुरी का काम कर दिया, उन्होंने ही भारत को तबाह कर दिया, उन्होंने ही भारतीय सेना को तबाह कर दिया, इस तरह की बातें जो फैलाई जा रही थी, तो इसमें उनको वक्त लग रहा था। तो 15% आजकल ऐसे समय में जब सूचना के लेवल पर भी युद्ध होता है तो 15% समय जाना कोई बड़ी बात नहीं, नई बात जरूर है। नई बात इसलिए कि सूचना का महत्व बढ़ गया है, तो फेक न्यूज से भी लड़ने की ये कोशिश है, लेकिन अपने देश के फेक न्यूज से लड़ना पड़ा हो, उसमें समय जाया गया हो, तब ये गंभीर बात होती है। पर हमें लगता है कि सेना के अधिकारी का फोकस दूसरे देश के फेक न्यूज की ओर ज्यादा है। अपने देश के फेक न्यूज से को रोकना उनका मकसद हो सकता है, लेकिन उससे कोई नुकसान हो रहा था ऐसा नहीं है, झूठ फैल रहा था ये है, तथ्य गलत हो रहे थे ये है, झूठा मोटिवेशन क्रिएट किया जा रहा था ये है। बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, बोलते हैं हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।